ये कहानी है पुलिस के एक इन्फॉर्मर की, जो अपनी जान को खतरे में डालकर पुलिस को खबर देता है। उसी की हेल्प से पुलिस वाले अपराधियों और अपराध को खत्म करते हैं। इस मूवी में हमें पंजाब की राजनीति और उसके गलत काम की कहानी दिखाई गई है। इसमें एक भाई अपने छोटे भाई को बचाने के लिए खुद ऐसे जाल में फंस जाता है जिससे जिंदा निकल पाना नामुमकिन है। अब वो अपनी और अपने भाई की जान कैसे बचाएगा या उसको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, ये आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा मूवी स्टॉक नाम से एक और चैनल है जहां हम अच्छी मूवीज अपलोड करते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और वीडियो के एंड में मिल जाएगा, सो प्लीज जाकर उसको भी सब्सक्राइब कर लें। और जैसा प्यार और सपोर्ट आपने इस चैनल को दिया है, वही प्यार और सपोर्ट उस चैनल को भी दें। तो बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। ये है पंजाब का एक शहर जिसका नाम है सियालगढ़ और ये टाइम है 1990 का। यहाँ हम कुछ आतंकवादियों को देखते हैं जो गुरनाम सिंह उर्फ गैरी के माता पिता को मार देते हैं। ये लोग कुछ बड़ा प्लान कर रहे थे। अब अपनी माता पिता की मौत का बदला लेने के लिए गैरी पुलिस का इन्फॉर्मर बन जाता है और आतंकवादियों की उस गैंग में शामिल हो जाता है। फिर एक दिन गुरनाम की हेल्प से पुलिस उन आतंकवादियों के ठिकाने पर धावा बोल देती है और उनके लीडर को मौत के घाट उतार देती है। बाकी के लोग वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि अब गुरनाम ने इन आतंकवादियों को धोखा दिया था। तो पुलिस वाले गुरनाम को एक नई पहचान और कुछ पैसे देकर अपने छोटे भाई और बहन को साथ लेकर दूसरी जगह पर भेज देते हैं। अब कहानी आती है साल 2006 में। गुरनाम अब मैकेनिक का काम करता है और उसका छोटा भाई सरबजीत कॉलेज में पढ़ता है, जिसका एक ही सपना था और वो था कनाडा जाने का। पर गुरनाम उसे चुपचाप दिल लगाकर पढ़ाई करने के लिए कहता है। इसके बाद हमें कुछ और लोगों को दिखाया जाता है जो चोरी से बॉर्डर पार करके पाकिस्तान में जाते हैं और फिर वहां से नशा लेकर वापस आ जाते हैं। फिर इस माल को पूरे पंजाब में बेचा जाता है। तभी पुलिस इस माल के कुछ सैंपल को जांच करने के लिए हॉस्पिटल भेजती है, लेकिन डॉक्टर उस सैंपल में से कुछ पैकेट्स चुराकर अपने पास रख लेती है ताकि वो उसे बेचकर कुछ पैसे कमा सके। अब इस इलाके में जितना भी माल आता है उसे बेचने का काम प्रधान और मैडम ओलक करते हैं। इन लोगों ने अपना अपना इलाका बांटा हुआ है। मैडम ओलक और प्रधान के बीच सत्ता को लेकर दुश्मनी भी चल रही है। इस वक्त यहाँ की एमएलए मैडम ओलक है, लेकिन चुनाव करीब होने की वजह से माहौल थोड़ा गर्म है। अब मैडम ओलक के इलाके में प्रधान का एक आदमी माल बेचते हुए पकड़ा जाता है, जिसे मैडम के लोग मार डालते हैं। फिर हमें एक म्यूजिक कॉन्सर्ट दिखाया जाता है जिसमें रॉकी नाम का एक गायक अपने बैंड के साथ शामिल होने वाला था। जब स्टेज पर उसकी परफॉर्मेंस चल रही थी, तब गुरनाम का भाई सरबजीत अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ माल बेचने आता है। सरबजीत की ही तरह उसकी गर्लफ्रेंड भी कनाडा जाना चाहती थी, जिसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी और इसीलिए दोनों इस काम को कर रहे थे। तभी प्रधान और मैडम ओलक के लोग भी यहाँ माल बेचने आ जाते हैं। अब ये इलाका मैडम ओलक का था, इसलिए प्रधान के लोग उन्हें देखकर किसी को भी माल नहीं बेचते। पर जब ओलक के लोग माल बेचते हैं तो इन लोगों को पता चलता है कि इन लोगों ने माल पहले से ही खरीद लिया है, इसलिए पहला शक उनका प्रधान के लोगों पर ही जाता है। फिर दोनों गुटों में बहस हो जाती है। फिर जल्दी ही ये साफ हो जाता है कि यहाँ किसी तीसरे ने ही हाथ साफ कर लिया है। फिर ये लोग उस तीसरे शख्स को ढूंढने में लग जाते हैं। इन्हें जल्दी ही सरबजीत के बारे में पता चल जाता है। फिर ओलक के लोग उसे पकड़कर बहुत ही ज्यादा मारते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो सरबजीत की कहानी खत्म कर पाते, वहाँ पुलिस आ जाती है, जो कि इन लोगों के साथ सरबजीत को भी गिरफ्तार कर लेती है। अपने भाई की गिरफ्तारी के बारे में गुरनाम को अगली सुबह पता चलता है, क्योंकि एक पुलिस वाले ने उसको थाने से फोन करके सब कुछ बता दिया था। अब अपने भाई की गिरफ्तारी की बात सुनकर गुरनाम तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वहां उसे पता चलता है कि उसका भाई काफी बुरा फंस चुका है, इसलिए वो एक वकील से बात करने के लिए जाता है। वकील गुरनाम को बताता है कि तुम्हारा भाई रंगे हाथों पकड़ा गया है, उसे बाहर निकालना आसान नहीं है, फिर भी हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। दूसरी तरफ मैडम ओलक एसपी के साथ एक समारोह में शामिल होने जाती है। वहाँ लोग उसके खिलाफ नारे लगा रहे थे। तभी मैडम एसपी को कहती है कि चुनाव करीब है, हमें लोगों का नजरिया बदलने के लिए कुछ करना पड़ेगा। वो एसपी को कहती है कि मैं तुम्हें एक आदमी दूंगी, तुम उसको लोगों के सामने दिखाकर बोलना कि सरकार के आदेश पर हमने इस आदमी को नशीले पाउडर के साथ पकड़ा है, इससे लोगों में हमारी छवि अच्छी हो जाएगी। फिर एसपी मैडम का ही एक आदमी पकड़कर मीडिया के सामने पेश कर देता है और ये सब कुछ देखकर ऑफिसर बबीता को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि इसके पीछे की राजनीति वो अच्छे से समझती थी और यही बात बबीता अपने सीनियर सहताब सिंह को भी बताती है। तभी हम देखते हैं कि गैरी अपनी छोटी बहन को फोन पर सरबजीत के बारे में सब कुछ बताता है। उसकी बहन दूसरे शहर में पढ़ाई कर रही थी। जब उसकी नजर
टीवी पर पड़ती है तो टीवी में वो ऑफिसर सहताब को देखते हैं। ये वही ऑफिसर थे जिनका खबरी बनकर गुरनाम ने आतंकवादियों को पकड़वाया था। इसीलिए वो तुरंत सहताब से मिलता है और उनसे अपने भाई के बारे में बात करता है। वो गुरनाम को दिलासा देता है कि तुम चिंता ना करो, मैं कुछ करता हूँ, अभी तुम घर जाओ। रात में मैडम ओलक एसपी के साथ एक शादी में जाती है। वहाँ पर प्रधान, सहताब सिंह और कुछ ऑफिसर मौजूद थे। सहताब अपने जूनियर के साथ पी रहा था और ये देखकर एसपी उसको सबके सामने फटकार लगाता है। ये बात सहताब सिंह को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती क्योंकि सब लोग उस पर हंस रहे थे। इसी दौरान मैडम ओलक प्रधान से कहती है कि तुम चाहे जितना भी हाथ पैर मार लो, लेकिन इस बार भी तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे। इतना कहने के बाद वो प्रधान के साथ एक फोटो खिंचवाती है और ये सारी चीजें सहताब गौर से देख रहा था। उसे भी आज मैडम ओलक की वजह से यहाँ पर हंसी का पात्र बनना पड़ा था। इसलिए वो कुछ सोचकर प्रधान से बात करता है कि मेरे पास ओलक को बर्बाद करने का एक प्लान है। इसके साथ साथ सहताब प्रधान को एक साइड ले जाकर उसको अपना प्लान विस्तार से बताता है। फिर प्रधान कहता है कि अगर तुमने ओलक को खत्म कर दिया तो मैं तुमको इतनी दौलत दूंगा तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। बस फिर क्या था, पार्टी से निकलकर सहताब पहुंचता है गुरनाम के पास। वो गुरनाम को कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाई बाहर आए तो उसके लिए तुम्हें फिर से मेरा खबरी यानी कि कैट बनना होगा। तुम्हारी हेल्प से मैं उन लोगों को पकड़ना चाहता हूँ जो ये नशे का कारोबार धड़ल्ले से कर रहे हैं और इसी की वजह से तुम्हारा भाई भी जेल में है। हमें इस गंदगी को साफ करना है जिसमें तुम हमारी हेल्प करोगे। और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। अब देखते हैं सेकंड एपिसोड में क्या होता है। सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां कुछ लोग गुरनाम के पिता का भाषण सुन रहे थे। गुरनाम के पिता बता रहे थे कि हिंदू और सिखों को आपस में मिलकर रहना चाहिए और वहां गुरनाम भी मौजूद था। उसकी उम्र करीब 16 साल होगी। अब रात के वक्त किसी काम की वजह से गुरनाम के पिता अपने खेतों की तरफ जाते हैं। उसके पिता बिना खाना खाए ही चले गए थे और इस बात का ख्याल गुरनाम की माँ को उनके जाने के बाद आता है। इसलिए वो अपने पति को खाना देने के लिए जाने लगती है। माँ को अंधेरी रात में अकेले जाते हुए देख गुरनाम उन्हें अपनी साइकिल पर बिठाकर ले जाने लगता है। तभी अचानक से उसके साइकिल की चैन उतर जाती है और उसके आगे का रास्ता उसकी माँ अकेले ही तय करती है। इधर जब गुरनाम अपनी साइकिल की चैन ठीक कर रहा होता है तभी अचानक से उसको गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और आवाज सुनते ही गुरनाम भागकर वहां जाता है। वहां उसे मुश्ताक सिंह मिलता है और फिर थोड़ा और आगे जाने पर उसे बलजीत सिंह भी अपनी गन के साथ खड़ा हुआ मिलता है। गुरनाम जब और आगे जाकर देखता है तो उसे वहां पर अपने माता पिता की लाश पड़ी हुई मिलती है। अगली सुबह गुरनाम इस बारे में पुलिस को बताता है और गुरनाम के बयान की वजह से पुलिस मुश्ताक को पकड़कर अंदर कर देती है। वो बताता है कि ये सब कुछ बलजीत का किया धरा है पर कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। फिर रात के समय गुरनाम देखता है कि मुश्ताक छूट गया है। फिर इस बारे में जब वो अपने मामा से जाकर पूछता है तो उसके मामा कहते हैं बेटा हमारे देश में कानून ऐसा ही है, लेकिन गुरनाम को अपना बदला चाहिए था। इसलिए अगली सुबह वो खेतों में जाकर मुश्ताक की जान ले लेता है। अब सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। ये है चंदन कुमार जो सहताब के साथ मैडम ओलक के खिलाफ सबूत जुटाने का प्लान बना रहा था क्योंकि इनको अच्छे से पता था कि वो भी नशे का धंधा करती है। चंदन सहताब को कहता है कि हमें ओलक जैसी बड़ी मछली पकड़ने के लिए अपनी टीम में और भी लोगों की जरूरत पड़ेगी। फिर सहताब पहुंचता है बबीता के पास जो कि मैडम ओलक का नाम सुनते ही इस काम के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि वो भी मैडम ओलक के काले कारनामों से अच्छी तरह वाकिफ थी और वो कब से इस मौके की तलाश में थी। गुरनाम तो पहले से ही तैयार था और अब बारी थी प्लान को शुरू करने की जो अगले दिन से शुरू होगा। वादे के मुताबिक गुरनाम के भाई को आजाद कर दिया जाता है। फिर घर पे आने के बाद गुरनाम को जब पता चलता है कि सरबजीत ने ये कनाडा जाने के लिए किया था तो गुरनाम उसे काफी फटकार लगाता है। फिर अगले दिन गुरनाम सरबजीत को कहता है कि मैं किसी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, मेरे पीछे कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना। फिर गुरनाम को हम कैदी के रूप में पुलिस की गाड़ी में देखते हैं जिसे डायरेक्ट जेल लेकर जाया जा रहा था। ये सारा सेटअप असल में पुलिस का था क्योंकि यहाँ गुरनाम को मैडम ओलक के उसी आदमी से दोस्ती करनी थी जिसको उन्होंने पुलिस को दिखाने के लिए पहले एपिसोड में पकड़वाया था। मैडम के इस खास आदमी का नाम लाडी था। प्लान सिंपल था, जेल में गुरनाम को लाडी से दोस्ती करनी थी, फिर उसकी हेल्प से उसे मैडम और उसके धंधे के बारे में जानकर उसे अरेस्ट करवाना था। फिलहाल गुरनाम जेल में शिफ्ट हो जाता है। पहली रात जब लाडी टॉयलेट करने जाता है तो अचानक से लाडी के ऊपर दो लोग हमला कर देते हैं। उन्होंने लाडी को चाकू से कट भी मार दिया था। ये देखकर गुरनाम वहां आता है और उन दोनों को मारकर भगा देता है। अब ये जो भी लोग थे इन्होंने अपना मुंह ढक रखा था और इसी कारण गुरनाम इन्हें देख नहीं पाता। एक्चुअली ये लोग पुलिस ने ही भेजे थे। ये हमला सिर्फ इसीलिए करवाया गया था ताकि लाडी गुरनाम पर विश्वास करने लगे और दोनों की दोस्ती हो जाए। जैसा प्लान था वही होता है। अगली सुबह लाडी गुरनाम से मिलकर उसका शुक्रिया अदा करता है
है और फिर दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। कुछ दिन बाद दोनों को रिहा कर दिया जाता है। फिर लाडी गुरनाम को अपनी जिम में आने के लिए कहता है। वो बाहर आते ही तुरंत अगले दिन लाडी से मिलने उसकी जिम में जाता है। फिर बातों ही बातों में गुरनाम लाडी को बताता है कि जेल जाने की वजह से उसे गैरेज से निकाल दिया गया है। ये सुनते ही लाडी गुरनाम को अपने ड्राइवर के तौर पर रख लेता है। वो गुरनाम के साथ एक क्लब में जाता है जहां ये लोग मोंटी से मिलते हैं। मोंटी भी इसी धंधे में शामिल था। लाडी गुरनाम को ऐसे ही एक एक करके कई लोगों से मिलवाता है, जिसमें से एक शमशेरा भी था। फिर लाडी शमशेरा से गुरनाम को इस काम पर रखने के लिए बोलता है, लेकिन शमशेरा कहता है कि पहले तुम्हें गुरनाम का बैकग्राउंड चेक करवाना चाहिए। पर लाडी गुरनाम के ऊपर पूरे दिल से विश्वास करता था, इसीलिए वो शमशेरा को कहता है कि मैंने जो भी कहा है वो करिए। उसकी इस बात को सुनकर शमशेरा गुरनाम को अपने काम पर रख लेता है और फिर लाडी गुरनाम को अपने अड्डे पर लेकर जाता है। वहां जाकर गुरनाम देखता है कि मुख्तियार नाम का एक आदमी लाडी के पास माल के कुछ पैकेट्स लेकर आता है और इनके बदले लाडी उसे कुछ पैसे देता है। फिर लाडी गुरनाम को बताता है कि मुख्तियार बॉर्डर पार से ये पैकेट्स लाकर हमें बेच देता है। बस ये चीज सुनते ही गुरनाम मुख्तियार का पीछा करने लगता है। वो देखता है कि हर रोज मुख्तियार स्वीटी नाम की एक लड़की से मिलने जाता है, जिसको मुख्तियार पसंद किया करता था और उसने स्वीटी को हीरोइन बनाने का वादा किया था। तभी गुरनाम हीरा नाम के एक लड़के को देखता है जो कि अपने दोस्त के साथ बाहर बैठा हुआ था। ये दोनों भी स्वीटी को पसंद किया करते थे। फिर गुरनाम को उसी मोहल्ले की समोसे की दुकान से ये पता चलता है कि हीरा असल में मुख्तियार की दूसरी बीवी का लड़का है। इन दोनों के रिश्ते के बारे में जानकर गुरनाम जाकर बबीता से मिलता है। वो बबीता को मुख्तियार के बारे में बताता है कि वो हर रोज पाकिस्तान से पैकेट लाकर यहाँ लाडी को बेचता है। ये उसका रोज का काम है। बाकी मैंने मुख्तियार के बेटे हीरा से दोस्ती कर ली है। मैंने उसको मुख्तियार को पुलिस के जरिए पकड़वाने के लिए राजी कर लिया है, क्योंकि उसे स्वीटी से प्यार था। अगर मुख्तियार अंदर गया तो स्वीटी उसकी, फिर वो आराम से स्वीटी से मिल सकेगा। स्वीटी के लिए हीरा और उसके दोस्त गुरनाम का साथ देने के लिए राजी हो गए। अब बस आप कल के लिए तैयार रहिएगा। यहाँ गुरनाम बबीता से बातें कर ही रहा था, तभी वहाँ लाडी आ जाता है। उसने गुरनाम को बबीता के साथ देख लिया था। उसको देखते ही बबीता अपना मुंह छुपाते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर लाडी गुरनाम से पूछता है कि ये औरत कौन थी, लेकिन गुरनाम उसकी इस बात को घुमा देता है। अब अगली सुबह जब मुख्तियार पैकेट लेकर निकल ही रहा था तो हीरा और उसका दोस्त मुख्तियार का ध्यान भटकाकर उस पैकेट को डब्बे में से चोरी कर लेते हैं। मुख्तियार लाडी से मिलने के लिए निकल जाता है और ये लोग पैकेट गुरनाम के हवाले कर देते हैं, जो कि जल्दी से अड्डे पर पहुंचता है। वहां पहुंचकर मुख्तियार देखता है कि उसके डब्बे से पैकेट गायब है। फिर वो ये बात लाडी को बताता है। फिर मौका देखकर गुरनाम उस पैकेट को वापस रख देता है। लाडी मुख्तियार को कहता है कि घर जाकर देखो, गलती से वहीं पर रह गया होगा। और यही मुख्तियार को भी लग रहा था, इसलिए वो घर की तरफ निकल पड़ता है। उस पैकेट को गुरनाम ने डब्बे में रख दिया था, लेकिन मुख्तियार को लग रहा था कि पैकेट डब्बे में नहीं है, इसलिए शॉर्टकट लेने की बजाय वो पुलिस नाके वाले इलाके से होकर जाता है। वहाँ पर बबीता मौजूद थी, जो कि मुख्तियार को पैकेट के साथ पकड़ लेती है। इस बारे में मुख्तियार जल्दी से कॉल करके लाडी को बताता है। वो मुख्तियार के पकड़े जाने की खबर सुनकर कहता है, आज के बाद मुझे फोन मत करना, नहीं तो तुम्हारी वजह से मैं भी फंस जाऊंगा। फिर जब लाडी शमशेरा को मुख्तियार के बारे में बताता है तो शमशेरा कहता है कि उसे अब जो भी हुआ भुगतने दो, वो इसी लायक है। दरअसल ये लोग मुख्तियार को गद्दार समझ रहे थे। अब इनकी गैंग में मुख्तियार का काम करने के लिए कोई आदमी चाहिए था, इसलिए लाडी तुरंत मुख्तियार की जगह गुरनाम को रख लेता है और यही गुरनाम का प्लान भी था और वो इसमें कामयाब भी हो गया था। फिर इसके बाद जब गुरनाम हीरा और उसके दोस्त को घर छोड़ने के लिए जा रहा था तो वो देखता है कि ये लोग उसी जगह पर उतरते हैं जहां पहले गुरनाम रहा करता था। उसे कुछ पलों के लिए अपना परिवार और बचपन याद आ जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। तीसरे एपिसोड की शुरुआत उसी फ्लैशबैक के सीन से होती है। असल में जब गुरनाम ने मुश्ताक को मार दिया था तब वो गांव से भागकर एक जगह जाकर छिप गया था। वहां पर उसे सिंह साहब ने देखा। अगर सिंह साहब की बात करें तो वो एक क्रांतिकारी हैं, जो उन लोगों को सजा देने में विश्वास रखते हैं जो कानून से बच जाते हैं या कानून उनको सजा नहीं दे पाता। वो गुरनाम को अपनी गैंग में शामिल कर लेते हैं और फिर एक दिन उन सभी लोगों को ढूंढ निकालते हैं जिनका भी गुरनाम के पिता की मौत में हाथ था, और फिर वो उन सभी को गुरनाम के हाथों से ही गोली मरवाते हैं। ये सब करके ही गुरनाम का बदला पूरा होता है। फिर कुछ दिनों बाद सिंह साहब मीडिया को अपना इंटरव्यू दे रहे थे, तभी उन पर दूर से कोई आदमी गोली चला देता है। इससे सिंह साहब की मौत हो जाती है। तभी दोनों तरफ से ही शूट आउट होने लगता है और इस गोलीबारी से गुरनाम कुछ लोगों के साथ बचकर वहां से निकल जाता है। फिर जब ये सब एक जगह बैठकर आराम कर रहे थे तभी कुछ आतंकवादी आकर एक बस को रुकवा लेते हैं, जिसमें सिख और हिंदू बैठे हुए थे। उस बस से ये लोग सभी हिंदुओं को नीचे उतार लेते हैं और सारे सिखों को बैठा रहने देते हैं। फिर एक कतार में खड़ा करके उन
हिंदुओं को गोली मार दी जाती है। लेकिन तभी वहां पुलिस आ जाती है और उन सभी पर गोलियां चलाने लगती है। आतंकवादियों के साथ साथ गुरनाम के दोस्त भी वहां से बचकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुरनाम पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। अब गुरनाम काफी बड़ी मुसीबत में फंस चुका था, मगर जेल में गुरनाम से मिलने के लिए सहताब सिंह आता है। वो गुरनाम को कहता है कि अगर तू हमारा मुखबिर बन जाता है तो उसके बदले तुझे आजाद कर दिया जाएगा। गुरनाम कोई रास्ता ना दिखते हुए उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। अब सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। अब गुरनाम ने मुख्तियार की जगह सारा काम अच्छे से संभाल लिया था। दरअसल मुख्तियार पाकिस्तान में जाकर अलग अलग जगह से माल इकट्ठा करता था और गुरनाम भी अब वही काम करने लगता है। उसने वो सारे ही ठिकाने देख लिए थे। वहां से माल लेकर गुरनाम लाडी को दे दिया करता था। फिर एक दिन गुरनाम और लाडी साथ में कुछ विदेशी लोगों से मिलने के लिए जाते हैं, क्योंकि उनके पास काफी ज्यादा माल था। ये डील कम से कम 5 किलो माल की होने वाली थी। ये बहुत बड़ी डील थी। लाडी इस डील को डन कर देता है। फिर एक दिन जब ये कहीं जा रहे थे तो वहाँ एक बच्ची को देखकर लाडी उससे मिलने जाता है। ये लाडी की बेटी थी। लाडी की पत्नी ने उसे छोड़ दिया था, इसलिए वो अपनी बेटी से मिल नहीं पाता था। जब वो अपनी बेटी के साथ था तभी वहाँ उसकी पत्नी गुरमीत आ जाती है। वो अपनी बेटी को वहाँ से ले जाती है और ये सब कुछ गुरनाम भी देख रहा था। लाडी गुरनाम को बताता है कि मैं और गुरमीत एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हम दोनों ही स्पोर्ट्स में काफी अच्छे थे और हमारा सपना ओलंपिक्स में जाने का था। फिर हम दोनों ने शादी कर ली। एक दिन इसी माल की वजह से मेरे ऊपर 4 साल का बैन लगा दिया गया, जिस कारण गुरमीत मुझे छोड़कर चली गई। ये सुनकर गुरनाम कहता है कि तू चिंता ना कर, मैं तुझे और गुरमीत को जरूर मिलवाऊंगा। इसके बाद गुरनाम बबीता से मिलता है और उसे एक लिस्ट देता है जिसमें कुछ लोगों के नाम वगैरह थे। बबीता इस लिस्ट को सहताब को दे देती है और सहताब इसे लेकर प्रधान के पास जाता है। प्रधान सहताब के काम से काफी खुश था, क्योंकि वो लोग सही रास्ते पर थे। अगले दिन गुरनाम गुरमीत के घर जाता है और उसे कहता है कि लाडी अपनी बेटी का बर्थडे धूमधाम से मनाना चाहता है, जिसके लिए उसने काफी तैयारी भी की है। मैं तुम्हें उसी पार्टी में इनवाइट करने के लिए आया हूँ, क्योंकि तुम्हारी हाँ के बिना सब कुछ बेकार है। गुरमीत समझ जाती है कि ये तरीका लाडी का तो नहीं हो सकता, इसलिए वो गुरनाम को कहती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। फिर गुरनाम कहता है कि मेरी भी तुम्हारी तरह एक छोटी बहन है, तुम्हारा जो भी फैसला हो वो लाडी को कॉल करके बता देना। इतना कहकर गुरनाम वहाँ से चला जाता है। अब लाडी को लग रहा था कि उसकी बीवी नहीं मानेगी, पर अगले ही पल लाडी के पास गुरमीत का फोन आता है और वो पार्टी में आने के लिए हाँ कह देती है। इस बात से लाडी बहुत खुश होता है। फिर ये दोनों साथ में विदेशियों के साथ हुई डील के बारे में बात करने के लिए शमशेरा के पास पहुंचते हैं। लाडी चाहता था कि गुरनाम को भी इसमें शामिल किया जाए और उसकी ये बात शमशेरा मान जाता है। अब गुरनाम भी इस डील का हिस्सा था। इनसे मिलिए ये है ऑफिसर विक्रमजीत, जो अपने सीनियर को बताता है कि हमें 5 किलो माल की डील के बारे में पता चला है, जिसमें लाडी भी शामिल है। मुझे आपसे रेड मारने का ऑर्डर चाहिए और वो ऑर्डर विक्रमजीत को मिल जाता है। फिर विक्रमजीत पहुंचता है चंदन कुमार के थाने में। वो चंदन को नींद से जगाकर कहता है कि मुझे लाडी के ठिकाने पर रेड मारने के लिए तुम्हारे एक ऑफिसर और कुछ कांस्टेबल की जरूरत पड़ेगी। फिर चंदन बबीता को विक्रमजीत के साथ जाने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ गुरनाम ने लाडी की बेटी के बर्थडे की जो तैयारी की थी उसे देखकर लाडी बहुत खुश था। फिर वहाँ गुरमीत अपनी बेटी के साथ आती है। फिर ये लोग केक काटते हैं। अब ये चारों आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी गुरनाम को बबीता फोन करके रेड के बारे में बताती है। ये जानकर गुरनाम वहाँ से चुपचाप निकलने ही वाला था, तभी लाडी गुरनाम को रोक कर कहता है कि पहले खाना खा लो फिर चले जाना। अब गुरनाम फंस चुका था। तभी विक्रमजीत अपनी पलटन के साथ वहाँ पहुँच जाता है और लाडी से नई डील के बारे में पूछताछ करता है। फिर इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो जाता है और इस झगड़े को देखकर गुरमीत अपनी बेटी को लेकर रोती हुई चली जाती है। ये बात लाडी से सहन नहीं होती, इसलिए लाडी विक्रमजीत को गोली मारना चाहता था, लेकिन गुरनाम किसी तरह उसे रोकता है। वो जल्दी से लाडी को लेकर यहाँ से भाग जाता है और इसी दौरान लाडी को एक गोली भी लग जाती है। तभी आगे जाकर उसे ऑफिसर बबीता मिलती है। फिर गुरनाम उसको इशारा करके उसकी गन छीन लेता है। ये चीज लाडी को थोड़ा अजीब लगती है, पर अभी उसे अपनी जान की पड़ी थी, इसलिए वो गुरनाम के साथ गाड़ी में बैठकर भाग जाता है। फिर उनके पीछे बबीता और विक्रमजीत आने लगते हैं। बबीता कुछ दूर जाने के बाद अपना रास्ता बदल लेती है और उसको ऐसा करते हुए लाडी ने देख लिया था। फिर उसे याद आता है कि जब बबीता हमारे सामने बंदूक तान कर खड़ी थी तब उसके और गुरनाम के बीच में कुछ इशारेबाजी हुई थी। वो सोचता है कि शायद उस दिन जो लड़की अपना मुंह छुपाकर जा रही थी वो बबीता ही थी। इसका मतलब बबीता से गुरनाम मिला हुआ है। ये चेक करने के लिए लाडी गुरनाम का फोन मांगता है और उसमें जो आखिरी नंबर आया था उस पर कॉल करता है। ये आवाज बबीता की ही थी। तभी विक्रमजीत बोलता है कि हम गलत आ गए हैं, यानी कि रास्ता भटक गए हैं। इधर लाडी को गुरनाम का सच पता चल गया था, इसलिए वो गुरनाम के ऊपर गन तान देता है। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है।
4th एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लाडी गुरनाम को काफी मार रहा था क्योंकि उसे पता चल गया था कि गुरनाम पुलिस के साथ मिला हुआ है। जब लाडी गुरनाम को मारने ही वाला था तब गुरनाम उल्टा उसे ही मार देता है और इस बात का उसे दुख भी था। फिर वो तुरंत सहताब को इस बारे में बताता है। तभी तुरंत वहाँ पर सहताब और चंदन आ जाते हैं। अब गुरनाम पर कोई इल्जाम ना आए इसलिए सहताब और चंदन दोनों मिलकर लाडी की मौत को एक्सीडेंट में बदल देते हैं। तभी विक्रमजीत यहाँ आ जाता है। उसे लाडी के एक्सीडेंट वाली बात पर विश्वास तो हो गया था लेकिन उसे लग रहा था कि गुरनाम लाडी से मिला हुआ है, इसलिए वो गुरनाम को अरेस्ट कर लेता है। वो गुरनाम को काफी मारता है और सच बताने के लिए कहता है, लेकिन गुरनाम कहता है कि सर मैं बस लाडी का दोस्त हूँ, मुझे उसके धंधे के बारे में कुछ नहीं पता। जब विक्रमजीत गुरनाम को मार रहा था तभी एक कांस्टेबल आकर बताता है कि गुरनाम की बेल हो गई है, इसलिए गुरनाम को छोड़ दिया जाता है। दूसरी तरफ हम गुरनाम के भाई सरबजीत और उसकी गर्लफ्रेंड शहर को देखते हैं। दोनों एक साथ मिलकर कनाडा जाने के सपने देख रहे थे। हालांकि पढ़ाई में दोनों ही नालायक थे, इसलिए ये लोग कांस्टेबल से जाकर मिलते हैं। वो कांस्टेबल को कहते हैं कि जो भी माल पुलिस पकड़ती है वो उन्हें जला देती है, उससे किसी का भी फायदा नहीं होता, लेकिन अगर आप उस माल में से थोड़ा सा निकाल कर हमें दे दें तो हम उसे बाहर बेच देंगे और जितना भी पैसा मिलेगा उसे हम आधा आधा बांट लेंगे। इस बात पर कांस्टेबल राजी हो जाता है। दूसरी तरफ लाडी के मर जाने के कारण उसकी सारी जिम्मेदारी मैडम ओलक गुरनाम को दे देती है, क्योंकि उसी की वजह से मैडम का कहीं पर भी नाम नहीं आया था। और इसी के साथ वो एसपी को भी फटकार लगाती है कि आखिर उन्हें इस रेड की खबर क्यों नहीं मिली। फिर हम गुरनाम को बबीता के साथ देखते हैं। वो बबीता को बताता है कि मैंने पहली बार किसी ऐसे आदमी को मारा है जिसकी कोई गलती नहीं थी। फिर बबीता गुरनाम को दिलासा देते हुए कहती है कि अगर तुम उसे नहीं मारते तो वो तुम्हें मार देता, इसलिए फालतू की बातें सोचना बंद करो। अगले सीन में हम देखते हैं कि गुरनाम शमशेरा से मिलता है। वो गुरनाम को कहता है कि अब से सारा काम तुम्हें ही संभालना पड़ेगा, जो काम पहले लाडी संभाला करता था। इस काम में मोंटी तुम्हारा साथ देगा। गुरनाम इस जिम्मेदारी को कबूल करता है और वो लाडी से भी कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से इस काम को संभाल लेता है। अब शमशेरा भी गुरनाम से खुश रहने लगा था। एक दिन एक आदमी गुरनाम को माल के बदले थोड़े कम रुपए दे रहा था, तो गुरनाम उस आदमी से पूरे पैसे देने के लिए कहता है। फिर वो आदमी गुरनाम को बुरा भला कहने लगता है। तभी गुरनाम उस आदमी को मार देता है और ये देखकर मोंटी काफी खुश होता है, क्योंकि गुरनाम ठीक उसी की तरह काम कर रहा था। दूसरी तरफ एक वकील जेल में मुख्तियार सिंह के साइन लेने के लिए जाता है, लेकिन मुख्तियार सिंह उसकी उंगलियों को चबा जाता है। मुख्तियार सिंह कहता है कि तू कब से मेरे साइन ही लेने आता है, आखिर तू मेरी बेल क्यों नहीं करवा पा रहा। इस पर वो वकील रोते हुए बताता है कि आपके बेटे ने ही आपकी बेल करवाने से मना किया है। इस काम के लिए उसने मुझे 50,000 रुपए भी दिए थे। तभी मुख्तियार सिंह कहता है कि तू मुझे बाहर निकाल, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। अगले सीन में हम एक गाने की शूटिंग देखते हैं जिसका हीरो रॉकी था। इस गाने में स्वीटी को लग रहा था कि वो हीरोइन है, लेकिन वो तो बस एक बैकग्राउंड डांसर थी, जिसके साथ डायरेक्टर भी काफी बुरी तरह से पेश आ रहा था। फिर स्वीटी इस डायरेक्टर को गालियां देने लग जाती है और फिर हीरा और उसका दोस्त भी उन लोगों से लड़ने लग जाते हैं। दूसरी तरफ सहताब और चंदन आपस में बातें कर रहे थे कि विक्रमजीत उनके काम में टांग अड़ा रहा है, इसलिए वो विक्रमजीत को सीक्रेट इंफॉर्मेशन देने के लिए किसी सुनसान जगह पर बुलाते हैं। वो जैसे ही यहाँ पहुँचता है उसे एहसास हो जाता है कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है, लेकिन उसके साथ क्या हुआ ये आपको आगे पता चलेगा। तभी हम देखते हैं कि मैडम ओलक चुनाव की तैयारियों में व्यस्त थी और तभी उसकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आती है। उसकी बेटी विदेश में रहा करती थी। यहाँ वो अपने बॉयफ्रेंड के कहने पर अपनी माँ को बताने आई थी कि वो उससे शादी कर रही है। उसे लग रहा था कि मैडम ओलक नहीं मानेगी, लेकिन मैडम ओलक कहती है कि तुम्हारी शादी यहीं होगी। ये बात सुनकर वो दंग रह जाती है। अब ऑफिसर विक्रमजीत लापता हो चुका था और उसकी तलाश पुलिस चारों तरफ कर रही थी। उनको विक्रमजीत की कार के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। तभी एक पुलिस ऑफिसर सभी पुलिस वालों को फटकार लगाता है, क्योंकि विक्रमजीत उनका सबसे काबिल ऑफिसर था। अब वो दिन आ गया था जब मैडम ओलक की बेटी की शादी थी और इस शादी में मोंटी और गुरनाम भी आए हुए थे। मैडम ने स्टेज शो के लिए रॉकी को बुलाया था और ये है गिम्मी, जो मैडम ओलक की छोटी बेटी है। गिम्मी रॉकी को पसंद करती थी, लेकिन मोंटी गिम्मी को चाहता था। फिलहाल मौका देखकर गिम्मी रॉकी को एक कमरे में लेकर जाती है। फिर वे दोनों वहाँ इंटीमेट होने ही वाले थे, तभी वहाँ पर मोंटी आ जाता है। गिम्मी जैसे ही दरवाजा खोलती है, मोंटी रॉकी को मारने लग जाता है। अब वो रॉकी को जान से मारने वाला था, पर सही समय पर गुरनाम आके उसे रोक लेता है। इस बारे में जब उससे पूछा जाता है तो वो मैडम को झूठ बोल देता है कि रॉकी गिम्मी के साथ जबरदस्ती कर रहा था। इस इल्जाम से गिम्मी भी इंकार कर देती है। अब ये सब देखकर गिम्मी की बड़ी बहन उससे पूछती है कि क्या तुम रॉकी से प्यार करती हो और उससे शादी करना चाहती हो, तो गिम्मी हाँ कह देती है। फिर इस बात पर मैडम ओलक भड़क जाती है
और कहती है कि ये नहीं हो सकता। फिर उसकी बड़ी बेटी पूछती है कि आपको रॉकी से प्रॉब्लम क्या है, अब गिम्मी की शादी उससे क्यों नहीं करवाना चाहती। तभी मैडम ओलग खुलासा करती है कि रॉकी और गिम्मी दोनों भाई बहन हैं। ये बात सुनकर सभी दंग रह जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। 5वें एपिसोड में हम देखते हैं कि अब गिम्मी को पता चल गया था कि रॉकी उसका भाई है। ये सारी बातें बाहर खड़ा गुरनाम भी सुन रहा था। अब कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। समय है 1985 का। ये है दरबार सिंह, जो कि मैडम ओलग का पति है। ये राजनेता होने के साथ साथ यहाँ का बाहुबली भी था। अब ये लोग रात में जश्न मना रहे थे और इन लोगों ने एक डांसर भी बुलाई हुई थी, जो कि दरबार सिंह को काफी पसंद आती है। वो तुरंत स्टेज के ऊपर चढ़कर उसके ऊपर पैसे उड़ाने लगता है और उसे गलत तरीके से छूने भी लगता है। इस बात से परेशान होकर वो डांसर दरबार सिंह को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। अब वो बाहुबली था, इसलिए उसकी लोगों के सामने इज्जत चली गई थी। फिर वो इस डांसर को सबक सिखाने के लिए किडनैप करवा लेता है। फिर वो उसके साथ बदसलूकी करता है और इंटीमेट भी हो जाता है। बाहर खड़े शमशेरा से उस लड़की की दर्द भरी आवाजें सुनी नहीं जा रही थी, इसलिए वो जाकर मैडम ओलग को यहाँ ले आता है। फिर मैडम उस डांसर को यहाँ से निकाल कर ले जाती है। फिर जब दरबार सिंह को पता चलता है कि उसकी वाइफ ने उस डांसर को बचा लिया है, तो वो घर जाकर अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल देता है। लेकिन मैडम ओलग कहती है कि मैं अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ये बात सुनकर दरबार सिंह उसे काफी बुरी तरह मारता है। फिर जब शमशेरा मैडम को इस हालत में देखता है तो वो उनको अपने घर ले जाता है। फिर जब मैडम ओलग को होश आता है तो वो शमशेरा को अपने गहने देकर कहती है कि उस दरबार सिंह को मार दो। बस फिर क्या था, शमशेरा एक आदमी को वो गहने देकर दरबार सिंह की सुपारी दे देता है और वो अगले दिन ही दरबार सिंह के साथ साथ उसके कुछ आदमियों को मौत के घाट उतार देता है। फिर दरबार सिंह के मरने के बाद उसकी सत्ता और बिजनेस को मैडम ओलग ने उससे भी कहीं अच्छे तरीके से संभाला। फिर एक दिन मैडम ओलग को पता लगा कि जिस डांसर के साथ दरबार सिंह ने बदसलूकी की थी वो प्रेग्नेंट है और वो इस बच्चे को पैदा करना नहीं चाहती। लेकिन मैडम ओलग ने उसे कोई भी गलत कदम उठाने से रोका और फिर उस डांसर ने रॉकी को जन्म दिया। इस तरह से रॉकी गिम्मी का भाई हुआ। अब अगले दिन जब मोंटी अपने पिता शमशेरा के साथ खाना खा रहा था, तब वो उनको बताता है कि मैं गिम्मी को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। ऐसा करने से मैडम ओलग की जायदाद भी हमारी हो जाएगी। लेकिन उसकी ये बात सुनकर शमशेरा उसको फटकार लगाता है कि तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? मैडम ओलग मेरी बहन की तरह है, तो गिम्मी तेरी भी बहन हुई और तुम्हारे मन में ये बात आई भी कैसे? हम उनकी पूजा कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब मोंटी उनकी बात कहाँ मानने वाला था। क्लब में वो लगातार गिम्मी को देखे जा रहा था। उसको देखकर गुरनाम भी समझ जाता है कि मोंटी गिम्मी को पसंद करता है। इस क्लब में सरबजीत और उसकी गर्लफ्रेंड, ये दोनों जयशपाल नाम के किसी बंदे को पैकेट बेचने के लिए आए थे। वो पैकेट के अंदर का माल चेक करता है और फिर कहता है कि मैं इसे बेचकर तुम्हारे पैसे दे दूंगा। दूसरी तरफ जिस कांस्टेबल के साथ सरबजीत मिला हुआ था, वो पुलिस के पकड़े हुए माल में से कुछ पैकेट चुरा लेता है और वो माल वो सरबजीत और उसकी गर्लफ्रेंड को दे देता है। ये दोनों वो माल ले जाकर जयशपाल को दे देते हैं और इस तरह से ये दोनों अच्छे पैसे कमाने लग जाते हैं। ये सारे पैसे वे अपने कमरे की अलमारी में रख देते हैं, क्योंकि ये पैसा ये कनाडा जाने के लिए इकट्ठा कर रहे थे। दूसरी तरफ हम स्वीटी को देखते हैं, जो कि हीरा और उसके दोस्त की हेल्प से अपना खुद का एक एल्बम शूट करवाती है। अब दोनों ने स्वीटी की हेल्प की थी, तो स्वीटी भी सोचती है कि दोनों को खुश कर देते हैं। जब वो उन दोनों के साथ इंटीमेट होने ही वाली थी, तभी वहाँ मुख्तियार सिंह आ जाता है। वो उन दोनों को काफी मारता है, इसलिए दोनों उस जगह से भाग जाते हैं। एक दिन सरबजीत कांस्टेबल से पाउडर लेकर उसे जयशपाल को बेचने जाता है। तभी वहाँ मोंटी इनको देख लेता है। अब उनके अलावा उनके ही इलाके में कोई और माल बेचे, ये बात उसको पसंद नहीं आती, इसलिए वो सरबजीत को मारता है। लेकिन सरबजीत अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। मोंटी उसका पीछा करता है। तभी गुरनाम भी मोंटी का पीछा करते करते यहाँ आ जाता है, पर जब वो अपने भाई को देखता है तो उसे विश्वास नहीं होता। मोंटी सरबजीत को मार देता, लेकिन गुरनाम उसे रोकता है और बताता है कि ये मेरा भाई है। लेकिन मोंटी ने जयशपाल को मार दिया था। सरबजीत भागकर यहाँ से चला जाता है। वो सीधा अपनी गर्लफ्रेंड के घर पहुँचता है, जो कि वहाँ थी ही नहीं। उसके पिता कहते हैं कि उसका फोन ऑफ आ रहा है, वो बिना बताए ना जाने कहाँ चली गई है। ये सुनकर सरबजीत उसके कमरे में जाकर उसकी अलमारी चेक करता है। उस अलमारी में पैसे भी नहीं थे। असल में वो सारे पैसे लेकर कनाडा जा चुकी थी। ये बात पता चलते ही सरबजीत टूट जाता है, क्योंकि उसको उसकी गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया था। और फिर वो एक सुनसान सी जगह पर जाकर अपने पास मौजूद नशीले पाउडर का ओवरडोज लेकर बेहोश हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है।
6th एपिसोड में हम देखते हैं कि सरबजीत नशे के ओवरडोज की वजह से बीच रास्ते में बेहोश पड़ा था। उसकी ये हालत देखकर एक आदमी उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। अपने भाई के बारे में सुनकर गुरनाम तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां पर बबीता पहले ही पहुंच चुकी थी। वो गुरनाम को बताती है कि तुम्हारा भाई अब खतरे से बाहर है। फिर जब सरबजीत थोड़ा ठीक हो जाता है तो गुरनाम उसे घर ले जाकर बांध देता है, क्योंकि उसे नशा करने की तलब लग रही थी। गुरनाम अपने भाई को इस तरह से नहीं देख सकता था, इसलिए वो सीधा सहताब से जाकर मिलता है और उसे कहता है कि आप मेरे भाई को किसी भी तरह से कनाडा पहुंचाने का इंतजाम करें। मैं उसी के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। अगर वो ही नहीं रहा तो मैं ये काम छोड़ दूंगा। उसकी ये बात सुनकर सहताब मान जाता है। वो कहता है कि मैं इंतजाम करता हूँ। फिर सहताब प्रधान से मिलकर सरबजीत को कनाडा भेजने का इंतजाम करता है और कहता है कि अगर ऐसा ना किया तो गुरनाम हमारा काम नहीं करेगा। फिलहाल कहानी जाती है एक क्लब की तरफ, जहाँ गिमी और मोंटी मौजूद थे। क्लब में गिमी काफी ज्यादा ड्रिंक कर रही थी। तभी मोंटी उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन गिन्नी उसे जोर का तमाचा लगा देती है। फिर गुरनाम मौका देखकर मोंटी को गिन्नी के खिलाफ भड़का देता है और मोंटी उसकी बातों में बहकर गिन्नी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। ये देखकर वहाँ गुरनाम आता है और उसे रोकते हुए कहता है कि बस इतना सबक बहुत था इसके लिए। फिर गुरनाम गिन्नी के सामने अच्छा बनकर उसे छोड़ने के लिए घर जाता है। फिर मैडम ओलक को वो सब कुछ बता देता है कि कैसे मोंटी ने गिम्मी के साथ गलत करने की कोशिश की। ये सुनते ही शमशेरा एकदम से भड़क जाता है और वो मोंटी को घसीटते हुए मैडम ओलक के सामने लेकर आता है। उसको देखकर मैडम ओलक कुछ करती तो नहीं, लेकिन वो मोंटी से कहती है कि आज के बाद तुम अपनी शक्ल मत दिखाना। अगली सुबह जब मोंटी अपने घर जाता है तो शमशेरा उसे मार मार कर घर से बाहर निकाल देता है। अब बात इतनी बिगड़ जाती है कि मोंटी शमशेरा पर हाथ उठा देता है। इस घटना के कारण शमशेरा को हार्ट अटैक आ जाता है, लेकिन उसकी वजह से उसकी जान नहीं जाती। दूसरी तरफ गुरनाम ने अपने भाई को कनाडा भेजने का इंतजाम करवा दिया था और इस खबर को सुनकर सरबजीत काफी खुश होता है। फिर अगले दिन सुबह गुरनाम खुद अपने भाई को एयरपोर्ट छोड़कर आता है। वो अपने भाई को नशे से दूर रहने के लिए कहता है और कहता है कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं बैठा हूँ। तभी हम मुख्तियार को देखते हैं, जो अपनी बीवी के साथ साथ स्वीटी और हीरा को बहुत मारता है। फिर हीरा उसे पूरी कहानी बता देता है। वो कहता है कि गुरनाम ने उसे जेल भिजवाया था। ये बात सुनकर मुख्तियार काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ पुलिस वाले भी कुत्तों की मदद से विक्रमजीत की लाश को ढूंढ लेते हैं, जिसको मारकर गाड़ दिया गया था। अब जब सहताब की रिटायरमेंट सेरेमनी चल रही थी, तभी एक सीनियर ऑफिसर वहां आता है और विक्रमजीत के मर्डर के बारे में बताकर एसपी को काफी फटकार लगाता है। इससे एसपी का मुंह बन जाता है। ये देखकर सहताब एसपी को कहता है कि आप चिंता ना करो, मैं आपके साथ हूँ। इधर शमशेरा गुरनाम को सभी लोगों से मिलवाता है और कहता है कि अब से तुम्हें ही सब कुछ देखना है। शमशेरा गुरनाम को सारे बिजनेस, सारे अड्डों के बारे में सब कुछ डिटेल से बताता है। ये सब कुछ जानने के बाद गुरनाम ये सारी बातें बबीता को बता देता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो बबीता के साथ काफी बुरी तरह से पेश आता है। असल में वो बबीता का पति था, जो कि गुरनाम के रोकने पर वहाँ से चला जाता है। फिर मुख्तियार गुरनाम और बबीता को एक साथ देख लेता है और उनकी फोटो खींच लेता है। इस फोटो को वो ले जाकर शमशेरा को दिखाता है। अब शमशेरा इसे देखकर आग बबूला हो जाता है। यहाँ शमशेरा के पास एसपी और सहताब भी आए हुए थे। फिर वो उनको बबीता और गुरनाम की तस्वीर दिखाता है और पूछता है कि ये सब क्या है। तभी सहताब कहता है कि एक काम करो, आप फोन करके गुरनाम को और मैं फोन करके बबीता को पुल के पास बुलाता हूँ, ताकि आमने सामने बात हो जाए और अगर दोनों मिले हुए निकले तो दोनों को वहीं खत्म कर देंगे। फिर वे बबीता और गुरनाम को पुल के पास बुलाते हैं। फिर सहताब कहता है कि बात करने से अच्छा इनको खत्म करके काम खत्म करते हैं। फिर सहताब गुरनाम को गोली मारने की बजाय शमशेरा पर गोली चला देता है। असल में ये उसका प्लान था, जिसका हिस्सा एसपी भी बन गया था। फिर सहताब बबीता को कहता है कि हमें इस खून को आत्महत्या की शक्ल देनी होगी। फिर वो गुरनाम को बताता है कि मुख्तियार को भी सब कुछ पता चल गया है, उसे रास्ते से हटा दो। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। 7th एपिसोड की शुरुआत में हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें सहताब का मुखबिर बनने के बाद गुरनाम के हत्थे एक दिन बलजीत चढ़ जाता है। गुरनाम उसको मारने ही लगता है, लेकिन उसे सहताब बचा लेता है और बलजीत को जेल में डाल देता है। तभी बलजीत खुद को छुड़ाने के लिए सहताब को 10 लाख रुपए ऑफर करता है। फिर सहताब बलजीत को कहता है कि आज से तुम गुंजन सिंह हो। फिर वो एक लाश को बलजीत का नाम देकर खबर फैला देता है कि उसने बलजीत का एनकाउंटर कर दिया है। जब ये खबर गुरनाम ने पढ़ी तो उसे लगा कि उसका बदला पूरा हो गया। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। अब गुरनाम ने मुख्तियार के परिवार वालों को उसी के हाथों मरवा दिया था।
दूसरी तरफ शमशेरा की मौत को चंदन और बबीता ने मिलकर आत्महत्या का रूप दे दिया था। शमशेरा की मौत से मोंटी और मैडम ओलक दोनों ही काफी दुखी होते हैं, खासकर कि मैडम ओलक, क्योंकि शमशेरा उसका सबसे खास आदमी था। फिर गुरनाम खुद उनको घर छोड़ने जाता है, लेकिन वो घर पहुंचते ही बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। फिर गुरनाम उनको ले जाकर बिस्तर पर लेटाता है। वो मैडम का ध्यान रखने के चक्कर में रात को यहीं सो गया था और फिर अगली सुबह मैडम उठकर उसे अपने घर जाकर आराम करने के लिए कहती है। तभी गुरनाम की नजर एक फैक्स पर पड़ती है। फिर वो उस फैक्स के बारे में सहताब को बताता है, जिसमें लिखा था गुंजन सिंह आज कनाडा से किसी बड़ी डील को मैडम ओलक के साथ करने आ रहा है। अब गुंजन सिंह ही बलजीत था, ये नाम भला सहताब सिंह कैसे भूल सकता है। फिलहाल वो एयरपोर्ट से गुंजन सिंह को लेने के लिए चंदन को भेजता है। फिर वो गुंजन सिंह को सहताब और प्रधान के पास लेकर आता है। सहताब को देखकर बलजीत भी काफी हैरान होता है, क्योंकि दोनों को ही नहीं पता था कि वो इस तरह से दोबारा मिलेंगे। फिर सहताब गुंजन सिंह को बताता है कि मैडम ओलक की बजाय ये डील तुम प्रधान से करो, क्योंकि ये इलेक्शन यही जीतने वाले हैं। फिर गुंजन सिंह कहता है कि मैडम ओलक के रहते हुए हम ये डील इनसे नहीं कर पाएंगे। फिर सहताब कहता है कि अगर मैडम ओलक को ही मार दे फिर तो ये डील करोगे ना। दूसरी तरफ मोंटी घर में उस तस्वीर को देख रहा था जो मुख्तियार उसके पिता को दिखाने के लिए लाया था। मुख्तियार के बारे में उसकी माँ भी बताती थी कि कल वो तुम्हारे पिता से मिलने आया था। तभी मोंटी मुख्तियार के घर फोन लगाता है और उस फोन को हीरा उठाता है। वो मोंटी को कहता है कि मुख्तियार काफी दिनों से लापता है। फिर मैडम ओलक अपने सभी बॉडीगार्ड्स को छोड़कर गुरनाम के साथ उस डील को करने के लिए निकल पड़ती है। पहले वो गुरनाम को अपने पुराने घर लेकर जाती है, जहाँ पर काफी सारा सोना और पैसा रखा हुआ था। मैडम ओलक गुरनाम को कहती है कि मुझे बड़ी बेटी से ज्यादा गिम्मी की फिक्र रहती है, बस ये इलेक्शन हो जाए मैं उसकी शादी तुमसे कर दूंगी। फिर ये उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर सहताब ने गुरनाम को आने के लिए कहा था। इतने में वहाँ मोंटी आ जाता है। वो मैडम ओलक को गुरनाम और बबीता की फोटो दिखा देता है। उसको देखकर ओलक समझ जाती है कि गुरनाम उसको शुरू से ही धोखा दे रहा है। फिर गुरनाम भी उनको सरेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन ओलक उस पर गन तान देती है। तभी पीछे से सहताब और चंदन आ जाते हैं। वे मैडम ओलक और मोंटी को गोली मार देते हैं और उन दोनों की मौत हो जाती है। ये देखकर गुरनाम सहताब को कहता है कि बात तो अरेस्ट करने की हुई थी, लेकिन सहताब कहता है कि इन्होंने कितने बच्चों की जिंदगियां खराब कर दी हैं। इससे बेहतर सजा इनके लिए कोई नहीं हो सकती। तभी वहाँ एंट्री होती है गुंजन सिंह की, जिसको बूढ़ा होने के बावजूद भी गुरनाम पहचान लेता है। अब देखते हैं लास्ट एपिसोड में क्या होता है। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। जब गुरनाम के पिता किसी काम से खेत में गए थे, तभी वो देखते हैं कि उनका भाई और बलजीत सिंह बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहे थे। फिर वो उनको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों ही गुरनाम के पिता की बात नहीं मानते। फिर गुरनाम के पिता सहताब के पास जाकर ये बात बताते हैं। सहताब पुलिस फोर्स लेकर वहाँ आ जाता है जहाँ से वो बॉर्डर पार कर रहे थे। फिर बलजीत उनको काफी ज्यादा पैसा देने की बात करता है और कहता है कि ये तुम्हें जिंदगी भर मिलते रहेंगे। इस ऑफर को सहताब स्वीकार कर लेता है और फिर गुरनाम के पिता को ही गोली मार देता है। फिर वो उन दोनों को लाश ठिकाने लगाने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। जब ये दोनों लाश ठिकाने लगा रहे थे, तभी गुरनाम की माँ वहाँ आ जाती है। बलजीत उसको भी गोली मार देता है और जब गुरनाम ने ये सब कुछ देखा तो उसको लगा कि ये सारा काम बलजीत का है। उसको हमेशा से ही ये लगता था कि बलजीत के अलावा उसके पिता को मारने में आतंकवादियों का हाथ है, जबकि ये काम सहताब का था। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ गुरनाम बलजीत को देखते ही उस पर हमला कर देता है, लेकिन सहताब और उसके लोग उस पर ही गोली चलाने लगते हैं और गुरनाम वहाँ से भाग जाता है। अब चंदन बबीता को एक पंचनामा तैयार करने के लिए कहता है, जिसमें यह लिखा था कि ओलक और गुरनाम में भिड़ंत हो गई थी और गुरनाम ने ओलक के साथ साथ मोंटी को भी मार दिया और फिर फरार हो गया। यह सुनकर बबीता ऐसा करने से इनकार कर देती है। तभी चंदन उसे वही फोटो दिखाता है जिसमें वो और गुरनाम थे। फिर वो बबीता को धमकाता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम गुरनाम के साथ साथ तुम्हें भी अपराधी घोषित कर देंगे, जिस कारण बबीता को यह पंचनामा तैयार करना ही पड़ता है। गुरनाम अब वांटेड हो चुका था। वो चोरी चोरी बबीता से मिलकर उसको सब कुछ बताता है। फिर बबीता गुरनाम को उस जगह लेकर जाती है जहां बलजीत ये डील प्रधान के लोगों के साथ करने वाला था। वहां गुरनाम एक शॉटगन लेकर घुस जाता है। वो वहां कई लोगों को मार देता है और कई वहां से भाग जाते हैं। ये देखकर बलजीत भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन गुरनाम उसको पकड़कर बहुत मारता है। वो अपनी जान बचाने के लिए गुरनाम को बता देता है कि तुम्हारे पिता को सहताब ने मारा था। फिर जब उसे मौका मिलता है तो वो भागकर पुलिस के पास चला जाता है। फिर गुरनाम को वहां से भागना पड़ता है। अब बलजीत घायल हो चुका था, इसलिए वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। फिर उसका हालचाल पूछने के लिए सहताब आता है। फिर बलजीत उसे बताता है कि गुरनाम के सिर पर खून सवार है, वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर सहताब गुरनाम को फोन करके कहता है कि मुझे पता है तुम्हारा भाई कहाँ है और वो इस वक्त कनाडा में मेरे आदमियों के कब्जे में है।
तुमको नहीं पता, कनाडा में भी मेरा नेटवर्क फैला हुआ है। अगर तुम अपने भाई को बचाना चाहते हो तो सीधा मुझसे आकर मिलो। गुरनाम मजबूर था, इसलिए वो चंदन और सहताब से अकेले मिलने आता है। फिर सहताब उसकी बात सरबजीत से करवाता है, जो सचमुच उसके कब्जे में था। फिर सहताब गुरनाम को कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाई सही सलामत रहे तो तुम अरेस्ट हो जाओ। जब तक तुम जेल में रहोगे तब तक तुम्हारा भाई एक अच्छी जिंदगी जिएगा। गुरनाम ये बात मान जाता है। फिर सहताब बबीता और चंदन को कहता है कि मैं जा रहा हूँ, तुम इसे अरेस्ट कर लेना। अब सहताब के जाने के बाद जैसे ही चंदन गुरनाम को अरेस्ट करने जाता है, वैसे ही बबीता चंदन के ऊपर गन तान देती है, इसलिए वो रुक जाता है। फिर उसके कुछ देर बाद हम सहताब और बलजीत को एयरपोर्ट पर देखते हैं, जो कि कनाडा जाने वाले थे। तभी सहताब को चंदन का फोन आता है। वो उसे बताता है कि हम गुरनाम को लेकर जा ही रहे थे। उसी वक्त उसने भागने की कोशिश की और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिससे गाड़ी में आग लग गई और इसके कारण गुरनाम जलकर मर गया। ये सुनकर सहताब और बलजीत काफी खुश होते हैं, जबकि गुरनाम जिंदा था। उसने चंदन को ओलक के पुराने घर में रखा हुआ पैसा दिखाया था, जिससे उसका भी ईमान बदल चुका था और इसीलिए उसने गुरनाम का साथ दिया। इन लोगों ने एक गाड़ी को जलाकर उसमें मुख्तियार की लाश रख दी थी, ताकि सबको लगने लगे कि सच में गुरनाम मर चुका है। अगले दिन ये खबर पेपर में भी आ जाती है और तभी गुरनाम बॉर्डर पार करके दूसरी तरफ चला जाता है, जो किसी अजहर नाम के आदमी की खोज कर रहा था। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, एंड देखकर लगता है कि इसका सीजन 2 जरूर आएगा और जैसे ही आया मैं उसकी एक्सप्लेनेशन करके आपके सामने पेश कर दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे नई वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।